Hello everyone, a very warm welcome on the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna and we are currently covering the topic Science and Technology Current Affairs, जहां पर हम 24-25 के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स पढ़ना, तो आज भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि काफी सारे करंट अफेयर्स हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो अलग अलग पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। आगे की चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार लास्ट लेक्चर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें कवर की थी, ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी आ जाए और आज हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी। ठीक है, अब हमने इस डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ा था तब, तो हमने समझा था कि डी टू डी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करती है। अगर इंडिया का फर्स्ट मिशन है इस तरीके से, तो कौन सी एजेंसी या किसी भी कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो किसने किया, किसके कोलैबोरेशन में किया, क्या काम आने वाला है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, राइट। और जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की थी। इन केस यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट कि कुछ नहीं है, कुछ मिसिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फिर हमने तृष्णा स्पेस मिशन के बारे में कवर किया था, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन है, इंडिया की तरफ से है। और इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया, तो फ्रांस की स्पेस एजेंसी, फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन करके इंडिया ने ये मिशन लॉन्च करेगा, ठीक है, अब तक किया नहीं है। इसके बाद वर्ल्ड की फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च हुई है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा, जो इंडिया की तरफ से है। अब इंडिया का फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट के बारे में पढ़ा कि इंडिया फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कौन था, ठीक है, कहाँ किस मिशन में गए। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि 2025 को डिक्लेयर किया गया, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम कवर करने वाले, सबसे पहले हम जानेंगे SSLV D3 EOS-08 मिशन के बारे में। उसके बाद हम बाकी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में किए थे, राइट। नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक कि आज हम करंट अफेयर में क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाइए SSLV D3 EOS-08 मिशन में। हम एक एक टर्म का इसमें मतलब समझते हैं, बहुत ही आराम से आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले समझिए कि SSLV D3 क्या है। तो अगर आप जानते होंगे तो हमने पिछले कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, SSLV, जो कि आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसरो के अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं जिनकी अलग अलग पेलोड कैपेसिटी है, अलग अलग फीचर्स के साथ अलग अलग सैटेलाइट्स को वो लॉन्च करता है स्पेस पे, राइट। तो उसमें से एक था आपका SSLV। अब इसमें D3 क्या है, तो D3 क्या है, थर्ड डेवलपमेंटल फ्लाइट है SSLV की, राइट। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो थर्ड डेवलपमेंटल फ्लाइट है, इसलिए हमने D यूज किया हुआ है, D3, ठीक है। तो ये सैटेलाइट है, मतलब ये एक तरीके, सॉरी, ये एक रॉकेट है, ठीक है। अब ये एक रॉकेट है, व्हीकल है ऑब्वियसली, तो रॉकेट से हम लॉन्च करते हैं सैटेलाइट्स को। तो ये रॉकेट है जो डेवलप किया इसरो ने। अब SSLV D3 ही कौन सी सैटेलाइट को इसने लॉन्च किया, तो EOS मींस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सीरीज में कौन सा 8 मिशन को लॉन्च किया गया। मतलब इस व्हीकल से, इस रॉकेट की मदद से हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। अब SSLV करता क्या है, पहले वो चीज हम देख लेते हैं कि SSLV का काम क्या है। वैसे तो हमने इसको अच्छे से कवर किया है, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप इसरो अपकमिंग मिशन वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, राइट। अब ये क्या करता है, ये जो व्हीकल है वो स्मॉल सैटेलाइट को ऑर्बिट पे डालता है, ऐसे पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजता है, अपनी क्षमता के हिसाब से ही भेजता है। लो अर्थ ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स पर ये पेलोड्स को डिलीवर करता है और मल्टीपल सैटेलाइट्स को भी अकोमोडेट करता है, राइट। ये हो गए SSLV की कहानी। इसके बाद आ जाते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पर। तो अगर हम बात करें सिर्फ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की, तो सीरीज नंबर हो गया। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो अर्थ को, है ना, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये अर्थ है, तो इसकी ऑर्बिट पे हमने क्या डाल दिया, एक सैटेलाइट डाल दिया, स्पेसक्राफ्ट डाल दिया। अब ये जो स्पेसक्राफ्ट है ऑर्बिट में घूमते घूमते अर्थ या प्लैनेट के सरफेस को क्या करेगा, बहुत अच्छे से डेटा उसका कलेक्शन करेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे, ऑब्वियसली आप सैटेलाइट्स की कहानी जानते हैं। तो यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो डेटा कलेक्शन करते हैं। जो भी डेटा सैटेलाइट्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है उसको हम और प्रोसेस करके इमेजेस क्रिएट करते हैं और ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन डेटा बनाते हैं लिंक करके। तो ये सारी चीजें डेटा कलेक्शन किया जाता है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम है, ठीक है। जितना भी अर्थ की सतह पे जो चीजें हैं उसको ये घूम घूम कर ऑब्जर्व कर लेगा, राइट। अब ये जो डेटा है वो किस चीज से के काम आएगा, ये किस चीज से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे वो घूमते घूमते एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है। जो भी डेटा कलेक्ट कर लेगा फिर नीचे आके स्टडी अर्थ पे कर लेंगे, ठीक है, वहां से डेटा कलेक्शन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज है,
है ना, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई चीजें, और जो बढ़ता हुआ सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है विच इज क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से जो ओरिजिनेट होने वाले फिनोमेनाज हैं, आपके नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, तो उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं। रिसोर्सेज जो अर्थ सरफेस पे अवेलेबल हैं, अर्थ पे अवेलेबल है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है। ठीक है, जैसे अगर आपको मिल रहा है जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं कि साइक्लोन की स्पीड कितनी है, अभी कहाँ तक पहुंचा है, कितना टाइम लगेगा इसको फॉल होने में, ठीक है, तो इतना सारा डेटा जो है वो सैटेलाइट्स के थ्रू ही मिल रहा है। तो नेचुरल डिजास्टर्स, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज कैसे मैनेज कर रहे हैं, इवैक्यूएशन जो एक्सरसाइजेस होती है, कब लोगों को वहां से खाली करवा के बोलना है, एडवाइजरीज जारी करनी है कि आप ये वाला एरिया छोड़कर कहीं और जाएं, ठीक है, तो ये सारी चीजें उस डेटा की हेल्प से ही होता है, और बहुत जरूरी है कि पहले से आपको डेटा मिले। ठीक है, जो चीज हमारे पास पहले कहीं अवेलेबल नहीं थी, अब वो चीजें बहुत ज्यादा होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है और फास्ट भी हो रही है। अब लॉन्च डिटेल्स, अगर हम इस पर्टिकुलर, अभी हमने पूरा मतलब समझ लिया, ठीक है, अगर आप ये नाम देखते हैं तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मिशन क्या था। इसके बाद लॉन्च डिटेल्स पे आ जाते हैं, तो रॉकेट कौन सा यूज किया है, SSLV D3 यूज किया है, कहाँ से लॉन्च किया, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी जो है, अगर अनटिल अनलेस वो कोई प्राइवेट नहीं है, तो वो कहाँ से लॉन्च होंगी, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्बिट सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएगा, 475 किलोमीटर का रेंज है। ये नहीं, बस इतना याद रखिए लो अर्थ ऑर्बिट पे इस रेंज पर है। मिशन लाइफ कितनी है, 1 ईयर है। ये लॉन्च हो चुका है, कब लॉन्च किया गया था, अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था, तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। की हाइलाइट्स क्या है इसमें, जो प्राइमरी सैटेलाइट है, मतलब मेन सैटेलाइट जो हमने भेजी है वो तो आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके साथ हमने कुछ सेकेंडरी पेलोड्स भी भेजे हैं इस रॉकेट में ही, जो कि आपका SR और डेमो सेट है, जो किसने डेवलप किया है, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, ये जो आपका डेमो सेट है, राइट। अब इसके बाद और क्या डिटेल्स हैं इसमें, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मिशन के, डिजाइन एंड डेवलप करना है एक माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, हमें छोटे सैटेलाइट्स और छोटे सैटेलाइट्स कैसे बनाने हैं, वो इसकी मदद से हम कर पा रहे हैं। पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं जो माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ कंपैटिबल हों। नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करना है। ऑब्वियसली हम अभी जो एक्टिविटीज करते हैं ना अपनी लाइफ में, उससे हम आगे के लिए फ्यूचर हमारा कैसे होने वाला है और क्या क्या एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं, वो सारी चीज हम यूज करते हैं। तो ऐसा हर मिशन में होता है, जो भी सैटेलाइट्स अभी हम लॉन्च कर रहे हैं उससे हम टेक्नोलॉजीज लें, है ना, उससे कुछ लेसन लें और आगे उसको यूज करें, तो फ्यूचर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के लिए भी ये काम करेगा। पेलोड्स क्या क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड है, ठीक है, जो कैप्चर करेगा इमेजेस मिड वेव एंड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड्स पे। GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड है इसमें, और SIC यूवी डोसीमीटर है। जो डोसीमीटर होता है ना मेनली, वो क्या काम करता है कि एक ऐसा डिवाइस है जहां पर जो भी आयोनाइजिंग रेडिएशन का जितना भी डोज रिसीव किया जा रहा है इस डिवाइस के द्वारा, उसको मेजर करता है। सॉरी, तो ये मॉनिटर करता है यूवी इरेडियंस को एट गगनयान क्रू मॉड्यूल व्यू पोर्ट पर, एंड एक्ट्स एज अ हाई डोज अलार्म फॉर एस्ट्रोनॉट सेफ्टी के लिए काम करता है कि कितना डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन आप रिसीव कर रहे हैं जब आप हैं, मतलब एक मिशन जब ऊपर है तो कितनी यूवी लाइट्स उस पर पड़ रही हैं, उसको मेजर करना भी जरूरी है, राइट। तो ये सारे हो गए चीजें। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बारे में ऑब्वियसली मैंने आपको बता चुका है। तो यहाँ पे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एक्टिविटीज के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट मॉनिटरिंग, ये सारी चीज करते हैं। SSLV D3 के बारे में देख सकते हैं, थर्ड डेवलपमेंटल फ्लाइट है SSLV का। ये मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स जो कि 10 से 500 kg की रेंज में होती है, उसको 500 किलोमीटर ऑर्बिट तक में लॉन्च करने की कैपेसिटी इसके पास है। फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेजेस होती हैं एंड लिक्विड फ्यूल फाइनल स्टेज होती है। एडवांटेजेस आप रीड कर सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं SSLV के। हर एक व्हीकल के अपने अपने एडवांटेजेस होंगे और कुछ नुकसान होंगे, इसलिए हमने उसको अपडेट करके नेक्स्ट व्हीकल बनाया है। ठीक है, इसरो ने बनाया ऑब्वियसली। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर पे आ जाते हैं। रूमी 1, जो कि इंडिया का फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितना भी फर्स्ट है, कोई टेक्नोलॉजी हम पहली बार टेस्ट कर रहे हैं तो वो फिर से इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। अगर हम बात करें रूमी 1 की, तो अगर ये नाम आता है तो ये क्या है, एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है, आप इतना तो समझ लीजिए। ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है, क्या इन्वॉल्व करता है, तो उसमें इंडिया का फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1, वो हमने यहाँ से लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया है, फ्रॉम तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। अब मिशन किसने लेड किया है, तो ये जो मिशन है वो स्पेस जोन इंडिया, जो कि तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है, एंड मार्टिन ग्रुप, क्योंकि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में किया गया है, तो मार्टिन ग्रुप करके है प्राइवेट एजेंसी,
उनके द्वारा स्पेस जोन इंडिया जो कि तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप, इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन हुआ आपस में और इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया है, राइट। ये डेटा कलेक्ट करेगा रिसर्च के लिए, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, सेम ऑब्जेक्टिव है इसका एज लास्ट वन, कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे डेटा कलेक्शन करेगा। ट्रैजेक्टरी जो इसकी थी वो सब ऑर्बिट पर होगा एंड लॉन्च प्लेटफॉर्म मोबाइल लॉन्चर हमने यूज किया है। अब इसमें पेलोड्स क्या क्या होंगे, इस रॉकेट में क्या क्या कैरी करके जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या कैरी करेगा। तो उसमें 3 क्यूब सैटेलाइट्स होंगी और 50 पीको सैटेलाइट्स होंगी। इनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि क्यूब सैटेलाइट्स क्या होती हैं और पीको सैटेलाइट्स क्या होती हैं, राइट। तो क्यूब सैटेलाइट्स नैनो सैटेलाइट्स होती हैं जिसका वेट जो होता है 1 से 10 केजी के बीच में होता है। आप देख सकते हैं क्यूब सैटेलाइट्स आपको बहुत छोटे दिख रहे हैं, अर्थ के राउंड एवॉल्व कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 to 10 केजी का वेट होगा क्यूब सैटेलाइट्स का, लेकिन जो पीको सैटेलाइट्स होती हैं वो तो और छोटी होती हैं, आप उसको हाथ में कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब 1 to 10 केजी तो भी आप हाथ में कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए और छोटी है, ये 0.1 से लेकर 1 केजी तक का वेट है। तो बहुत ही ज्यादा छोटी है वाली आपकी पीको सैटेलाइट्स है और ये आपकी क्यूब सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो दोनों का याद रखिए कि क्यूब से छोटी पीको सैटेलाइट्स होती हैं। अब सिग्निफिकेंस या मिशन के गोल्स मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हमारा गोल था इस मिशन को लॉन्च करने के साथ, पहला गोल तो आपको मिशन के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च करें सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में। तो ये किया, सैटेलाइट्स को भेजें ताकि सैटेलाइट्स ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीजों पे डेटा कलेक्ट करके लाए। इंडिया की कैपेबिलिटी शो करना है कि इंडिया और कितना कैपेबल है या किन हाइट्स पर पहुंच रहा है इंडिया अलग अलग मिशन के साथ, ठीक है। ये चीज भी दिखाना था, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम कितने बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं वो भी चीज दिखानी थी। तो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर्स पे डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा मिशन था जो प्राइवेट सेक्टर की कैपेबिलिटीज को भी प्रूव कर पाएगा इंटरनेशनल लेवल पर, राइट। डेमोस्ट्रेट करेगा पोटेंशियल और रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट टेक्नोलॉजी फॉर कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ पे की फीचर्स क्या है, हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम होगा, है ना। तो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स कंबाइन होंगे ताकि एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग की जा सके। एडजस्टेबल लॉन्च एंगल भी है, फ्लेक्सिबल ट्रेजेक्टरी प्रोवाइड की गई है 0 डिग्री से लेकर 120 डिग्रीज की रेंज पर, राइट। इसके बाद इको फ्रेंडली पैराशूट यूज किया गया है और सस्टेनेबल डिजाइन है, ठीक है। फ्री ऑफ पायरोटेक्निक्स, ठीक है, पायरोटेक्निक से फ्री है। तो पायरोटेक्निक मीन्स होता है जहां पर हम केमिकल रिएक्शंस का यूज करते हैं ताकि आर्टिफिशियली हम लाइट, हीट या स्मोक, गैस और साउंड क्रिएट कर सके, इसे हम बोलते हैं पायरोटेक्निक। तो ये 100% पायरोटेक्निक फ्री है, ये चीज आपको याद रखनी है कि 100% पायरोटेक्निक फ्री है, मतलब इस तरीके की किसी टेक्निक का यूज इसमें नहीं किया गया है। इसके साथ ही और क्या है, 0% TNT है इसमें, ठीक है। TNT आपका ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो कि एक पावरफुल एक्सप्लोजिव है, उसका यूज भी नहीं किया गया है और पायरोटेक्निक फ्री है पूरी तरीके से। ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, ऐसे स्पेसक्राफ्ट होते हैं जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है, रीयूज करना। मल्टीपल लॉन्चेस एंड रिकवरीज ताकि स्पेस पे जो डेब्री इकट्ठा हो रहा है वो ना हो और उसको हम कम कर सकें। सस्टेनेबल है कि आगे भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद कॉस्ट सेविंग्स होती है इसकी कि अप टू 65% चीप हो जाता है। ऑब्वियसली आप एक ही रॉकेट को यूज कर रहे हो ताकि आप और मिशन यूज उस पर लॉन्च कर सको। मिनिमाइज कर देता है डिस्कार्डेड कंपोनेंट्स को एंड क्विक टर्न अराउंड टाइप भी है, फ्रिक्वेंटली रीयूज किया जा सकता है। डिफरेंस क्या है मल्टी स्टेज रॉकेट्स और इसके बीच में, तो मल्टी स्टेज रॉकेट क्या होता है, डिस्कार्ड कर देते हैं फर्स्ट स्टेज को आफ्टर फ्यूल एग्जॉशन टू रिड्यूस वेस्ट और फिर रिकवर एंड यूज किया जा सकता है फर्स्ट स्टेज को विच रिटर्न्स टू अर्थ यूजिंग इंजन्स और पैराशूट्स फॉर कंट्रोल लैंडिंग के लिए वापस अर्थ पे आए, हम दूसरा मिशन भी इससे ही लॉन्च कर दे। तो बहुत सारे फायदे हैं रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मिशन पे। नेक्स्ट जो हमारी करंट अफेयर है दैट इज इंडिया का फर्स्ट एनालॉग मिशन। अब इंडिया का ये भी फर्स्ट एनालॉग मिशन है। तो एनालॉग मिशन की बात करें तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, पूरी न्यूज एक बार में क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि न्यूज में क्या चीज बोली गई थी। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि एनालॉग मिशंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं एनालॉग मिशन के कि हम ऐसी कंडीशंस पे जाते हैं जहां पर हमें लगे कि स्पेस से रिजेंबल करता हुआ एक एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है और वहां पर हम ये कंपैरिजन कर सकें कि अगर हम एक्चुअल में कोई इंटरप्लैनेटरी मिशन भेजते भी हैं तो यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से उन रिसर्चर्स को ट्रेन किया जा सके, ठीक है, कि आपको अपने देखिए जब आप स्पेस पे जाते हैं तो आप फिजिकली बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। फिजिकली जो लोग एस्ट्रोनॉट्स जाते होंगे तो फिजिकली वो लोग बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उन्हें साइकोलॉजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होता है कि भाई इतने दिनों तक लॉन्ग ड्यूरेशन के मिशन हैं उन पे आपको वहां पे रहना है, तो आप किस तरीके से साइकोलॉजिकली फिट रहेंगे, ठीक है। जैसे सुनीता विलियम्स और वो इतने दिन से फंसे हुए,
तो उनको भी साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ रहा होगा, तो ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पे लेह लद्दाख वाला जो एरिया है वो इस तरीके से हम बोलते हैं कि काफी हद तक स्पेस की जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनसे रिजेंबल करता है, इसलिए हमने मिशन लॉन्च किया यहाँ पर। तो इंडिया का जो फर्स्ट, और यहाँ पे हम किस तरीके का एनवायरनमेंट देख रहे हैं या इमेजिन करके मतलब इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्स और मून ठीक है, मार्स और मून के एनवायरनमेंट को इमेजिन करके या उसे रिजेंबल करती हुई चीजें कर रहे हैं, और इंडिया का फर्स्ट एनालॉग मिशन है। तो इंडिया का फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग मिशन है जो कि लेह लद्दाख पे है, to simulate life in an interplanetary habitat has been inaugurated on November 1, 2024 में किया गया। Analog mission scan field test conducted in environment resembling extreme space conditions, essential for addressing challenges in space flight research। ठीक है, अब ये जो इंडिया का मिशन है वो कौन लीड कर रहा है, तो इसरो के द्वारा किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद आका स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एंड लद्दाख की जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वो भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्या है, ये फोकस कर रहे हैं इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट सिमुलेशन पर कि हम यहाँ रहकर सारी प्रैक्टिस वगैरह कर सकें। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि एड्रेस करना है चैलेंजेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ सस्टेनेबल बेस बियॉन्ड अर्थ। की एरियाज ऑफ फोकस क्या रहेंगे, हम सस्टेनेबिलिटी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को कर पाएंगे मैनेज, एंड साइकोलॉजिकली अडॉप्टेशन कर पाएंगे वेल ड्यूरिंग जब हमारे फाइनल मिशन होंगे। तो रिसर्चर्स की हेल्प करेगा कि वो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन को कर सकें, है ना। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, हैबिटेट्स ऐसे हैं, ह्यूमन परफॉर्मेंस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो वाई वी चूज लद्दाख, है ना, वाई लद्दाख क्यों चूज किया, क्योंकि यूनिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, वहाँ की हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है, क्लाइमेट वहाँ का ड्राई रहता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं और 15 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर आपके काफी लो हो जाते हैं, आप खुद जानते हैं कि टेम्परेचर काफी लो हो जाएंगे, ठीक है, माइनस पे टेम्परेचर चला जाता है। तो मिशन सिमुलेट करता है थर्मल चैलेंजेस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को। इसके बाद ऑक्सीजन लेवल भी लो होते हैं, 40% ऑफ सी लेवल। आइडियल है टेस्टिंग के लिए, लो प्रेशर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। रॉकी सैंडी टेरेन है जो सिमिलर टू मार्शियन एंड लूनार रेगुलेट के जैसा ही है ना। रोवर मोबिलिटी के लिए जो कि सुटेबल होता है, और इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्टडीज वगैरह इसमें की जा सकती हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन लेवल वगैरह कम है, बाकी सारी चीजें भी रिजेंबल करती हैं कहीं ना कहीं, तो हम ये इजिली कर सकते थे। ठीक है, टेक्नोलॉजीज हम क्या क्या टेस्ट कर रहे हैं, साइकेडियन लाइटनिंग है, ठीक है, जो मेंटेन करेगा एस्ट्रोनॉट के स्लीप पैटर्न को। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स है कि सस्टेनेबल फूड ग्रोथ कैसी होगी एस्ट्रोनॉट के न्यूट्रिशन के लिए जो जरूरी है। इसके बाद स्टैंड अलोन सोलर पावर सिस्टम्स कैसे होंगे, प्रोवाइड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर हैबिटेट इंडिपेंडेंस। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस, तो ऑफर करता है इनसाइट्स इनटू फिजिकल, मेंटल एंड ऑपरेशनल डिमांड्स ऑफ स्पेस मिशंस। एंड बाकी सारी चीजें हैं कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स को प्रिपेयर करेगा। राइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जीपीएस स्पूफिंग के बारे में बोला गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना, यूपीएससी को आदत है कि वो टर्म्स देता है कि रिसेंटली द टर्म जीपीएस स्पूफिंग इज सीन इन द न्यूज, व्हाट इज इट, और इतने क्लोज ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आप शायद अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर पढ़ा है तो इजी हो जाता है, नहीं तो टर्म्स किससे रिलेटेड है क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे रिसेंटली अप्रैल, देखिए अब आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट, अगर आप इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में काफी टेंशंस वाला माहौल है, और वहां पे बहुत सारे अटैक्स होते रहते हैं। तो इसराइल ने ईरान से बदला लिया, ठीक है, बाकी कंट्रीज गाजा इन सब पे, ठीक है, सीरिया, सब जगह पे मतलब ये सारे मसले चल ही रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया। राइट, अब इसराइल को भी तो बदला लेना ही है, तो इसराइल ने क्या किया, जीपीएस स्पूफिंग का यूज किया ईरान से बदला लेने के लिए। ठीक है, ईरान से बदला लेने के लिए जीपीएस स्पूफिंग का यूज किया गया। अब एक्चुअली में जो नॉर्मल आपके लेजिटिमेट जीपीएस सिग्नल्स होते हैं जो यहाँ तक पहुंचने चाहिए, उसको ये क्या कर देगा, उसको धोखा दे देगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे काउंटरफीट रेडियो सिग्नल्स यूज ट्रांसमिट किए जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, जो लेजिटिमेट जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल्स है उनको कहीं ना कहीं ये जो इलेजिटिमेट चीज भेजी जा रही है वो इसको क्या कर देगी, इसको लेजिटिमेट चीज को ओवरराइड कर देगी। तो इसी को कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। जहां पर, ठीक है, जीपीएस स्पूफिंग इज व्हेन अ काउंटरफीट रेडियो सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू अ रिसीवर एंटीना टू काउंटरैक्ट एंड ओवरराइड अ लेजिटिमेट जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल को हम क्या कर दें, काउंटरैक्ट कर दें या ओवरराइड कर दें, उससे उस टर्म को हम बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग। ठीक है, तो इसराइल ने ईरान के अगेंस्ट ये यूज किया। इतना ही न्यूज में है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी मैंने शायद आपको एक्सप्लेन की हुई है।
तो क्वांटम इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है। जिस तरीके से इंडिया भी आगे बढ़ रहा है कि उस तरीके की चिप्स को डेवलप करे, ठीक है। इट्स अ नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेजिंग टूल फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए है ये। और कौन डेवलप कर रहा है, तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा डेवलप किया जा रहा है एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ठीक है। टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे एक साथ इसको क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं या डेवलप किया गया। डेवलप्ड अ सेंसिंग टूल टू इम्प्रूव चिप एग्जामिनेशन, फेलियर्स रिड्यूस करने कि हम पहले से चिप को एग्जामिन कर लें, अच्छी चिप्स बनाएं, फेलियर कम हो जाए, और एनर्जी एफिशिएंसी को बूस्ट करें क्योंकि हम खुद ही ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। फिर की फीचर्स क्या है, नॉन इन्वेसिव इमेजिंग होगी जहां पे नाइट्रोजन वैकेंसी यूज की जाएगी, सेंटर्स एंड डायमंड्स फॉर प्रिसाइज नॉन डिस्ट्रक्टिव चिप एनालिसिस के लिए, 3D चार्ज फ्लो मैपिंग होगी और एनहांस्ड ऑप्टिमाइजेशन होगा, राइट। एप्लीकेशंस क्या है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके की चिप्स को, बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल इमेजिंग हो सकती है और फाइन स्केल मैग्नेटिक फील्ड एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट करंट अफेयर्स था। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी एक बार हम उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया आज की क्लास में SSLV D3 मिशन हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने रूमी 1 जो कि इंडिया का फर्स्ट यूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है उसके बारे में भी हमने कवर कर लिया है ना। इनकी डिटेल्स आप जरूर एक बार रीड कर लीजिए। इंडिया फर्स्ट एनालॉग मिशन के बारे में पढ़ा, जीपीएस स्पूफिंग टर्म क्या होता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, और इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर के बारे में हमने कवर किया है। तो आज हमने ये 5 न्यूज जो है आपकी काफी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में कवर किया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। अपने सजेशंस हमारे साथ जरूर शेयर करें, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, इट विल हेल्प अस टू ग्रो, ठीक है। और आपको भी अच्छा कंटेंट मिलेगा अगर हमें आप सही तरीके से सजेशंस देंगे तो। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।